हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज है 24 अप्रैल 2020। ठीक है। तो आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स को लेकर के मैं आपके सामने हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक्स हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ठीक है। हाँ, ये इसके बारे में हम देखेंगे। ये रिटन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 50% कोटा लिमिट फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ है। 50% कोटा लिमिट होती है किसी भी स्टेट के लिए, बट अभी ये न्यूज़ में क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि 1961 में शुरू हुआ था। उसने अभी कुछ चीज़ें, अभी कुछ रिपोर्ट जारी करी है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये साइंस एंड टेक का एक टॉपिक है क्रिस्पर्स CAS9। क्रिस्पर्स-S9 ये जीन एडिटिंग टूल है और कोविड-19 के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ताकि वायरस को थोड़ा कमज़ोर किया जा सके। और पांचवा है कसोवल ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कसोवल ब्रिज और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ये, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस नदी पे है, कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को आप नोट कर लो, छोटा सा टॉपिक है। कसोवल ब्रिज जो है ये रावी नदी के ऊपर बनाया गया है और ये कसोवल नाम की एक जगह है, एक एनक्लेव है इंडिया के अंदर, पंजाब में। वहाँ से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक इसको बनाया गया है। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमने कल परसों डिस्कस किया था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक अरुणाचल प्रदेश में भी बनाई है, एक ब्रिज बनाया है जो रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने बना के तैयार कर दिया था। तो ऐसे ही कसोवल ब्रिज ये भी बॉर्डर एरियाज में पड़ता है, कसोवल। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिया, रावी नदी के ऊपर ये शुरू हुआ है, बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, कसोवल ब्रिज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा ये क्वेश्चन, कसोवल ब्रिज को लेके। ठीक है, और बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद अब शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ये एक संस्था है जो कि यूरोपियन यूनियन के अंडर है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंडर ये एक संस्था है। इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन अकेला नहीं है, इसके अलावा भी इसके कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उनके नाम क्या है वो आप नोट कर लेना एक बार। जरूरी नहीं है बट फिर भी नोट करके कहीं रख लेना। इतना काफी है कि EU के अंडर ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये एक रिपोर्ट जनरेट करने वाली संस्था है जो ये बताती है कि दुनिया में भुखमरी के क्या हालात हैं, कितने लोग क्रॉनिक हंगर से पीड़ित हैं और कितने लोग एक्यूट हंगर से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं, एक्यूट हंगर और जो क्रॉनिक हंगर है, इन दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी इस नाम को आपको पता रखना होगा कि नाम क्या है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, क्योंकि ये रिपोर्ट किसने बनाई ये पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो इन दो चीज़ों पे दी है, एक्यूट हंगर और क्रॉनिक हंगर, ये दो चीज़ों पे इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की है। इनका कहना ये है कि जो एक्यूट हंगर है वो पूरी दुनिया में, उसमें 135 मिलियन लोग बढ़ गए हैं। 135 मिलियन लोग इसमें बढ़ गए हैं जो कि एक्यूट हंगर का शिकार हैं। एक्यूट हंगर होता क्या है? इतना खाना भी ना मिल पाना कि आदमी जिंदा रह पाए, मतलब इतनी बुरी हालत है कि अगर इसको ठीक से खाना नहीं मिला कुछ दिनों और तो ये मर जाएगा आदमी। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो एक्यूट हंगर का, यानी एक्यूट भुखमरी का शिकार है वो। ठीक है, वो एक्यूट हंगर होता है जहाँ पे जीने तक के लाले पड़ जाते हैं, जिंदा नहीं रहेगा आदमी, इतना भी खाना उसको नहीं मिल रहा, वहां होता है एक्यूट हंगर। तो उनका कहना यह है कि इसमें 135 मिलियन लोगों की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से। ठीक है, अब इस समय कोविड-19 के समय में ये और भी ज़्यादा बुरे हालात में आ जाता है। तो इस वजह से ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर एनालिसिस करने को काफ़ी कुछ आ सकता है, कोई क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा मैंने नाम लिया क्रोनिक हंगर का। क्रोनिक हंगर क्या होता है? भूख से मर तो नहीं रहे हो, लेकिन आपको कभी खाना मिल जाता है ठीक से, लेकिन कभी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपको जिंदा रहने के लिए तो मिलता है बट इतना नहीं मिलता कि आप अपनी डेली जो न्यूट्रिशंस हैं वो आप ले पाओ। ठीक है, तो ये जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो क्रोनिक हंगर उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक्यूट हंगर भी वैसे ही लोगों को इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज होती हैं जिनको काम तक नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता और इतना कम मिलता है कि वो बस मरने की हालत में आ जाते हैं। तो वो एक्यूट हंगर से शिकार कहे जाते हैं। और क्रोनिक हंगर ये होता है कि मिलता तो है बट इतना नहीं मिलता कि वो अपनी हेल्थ को सस्टेन रख सकें, हेल्थ उनकी सही रह सके, मतलब ये भुखमरी की ओर जा सकते हैं। क्रोनिक हंगर वाले लोग ये उस हालत में होते हैं कि भुखमरी की तरफ जाने के हालात में होते हैं। ठीक है, एक्यूट हंगर की तरफ जाने की हालत में होते हैं। तो इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।
और उन्होंने बोला है कि करीब 185 मिलियन तो ये भी बढ़ गए हैं जो क्रोनिक हंगर के शिकार हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आप याद रखिएगा क्रोनिक हंगर को लेकर के। और एक्यूट हंगर की डेफिनेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन आपसे इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक हंगर। ठीक है, और बाकी ये नाम आप याद रखिएगा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ठीक है, दूसरा है 50% कोटा लिमिट फॉर रिजर्वेशन। ये आपको पता ही होगा कि किसी भी स्टेट में मैक्सिमम 50% आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था कि 2001 में एक पॉलिसी आई थी कि अरुणाचल प्रदेश सिंस एक ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पे जब भी टीचर्स की नियुक्ति होगी, उनको जब भी नियुक्त किया जाएगा तो उन्हें अरुणाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी स्कूल में 100% रिजर्वेशन उनका होगा, यानी सारे के सारे टीचर ट्राइबल्स होंगे। ठीक है, तो ये 2001 से चला आ रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या चल रहा है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं किया जा सकता, समाज के दूसरे वर्गों को भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता। हालांकि अरुणाचल प्रदेश घनी आबादी वाला एरिया है जहाँ पे उन लोगों की आबादी घनी है जो कि ट्राइबल्स हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जनजातियां जहाँ ज़्यादा रहती हैं ऐसी जगह अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% उन्हें रिजर्वेशन दे दोगे, क्योंकि 100% रिजर्वेशन कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वैलिडेट नहीं किया गया है और आप 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये 50% की लिमिट कोटा को उन्होंने वापस रीइंस्टेट कर दिया है और उनको बोला है कि अपने स्टेट में दोबारा जो भी मॉडल है आपका रिजर्वेशन का, उसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वापस लाओ और उसमें जिनके जिनके जितने भी दूसरी कास्ट के लोग हैं जो भी हैं उनको भी रिजर्वेशन दो, उनका भी ड्यू रिजर्वेशन उनको दो। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है और इतना ही काफ़ी है कि 50% या कितना कोटा होता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये इंसिडेंट भी आप याद रखना, इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कि हाँ अभी हाल ही में किस स्टेट में 100% कोटा हुआ करता था और उसको घटा करके 50% करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस स्टेट का नाम याद रखिएगा, उस राज्य का नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये यूएन के अंडर, यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसका काम ये होता है कि दुनिया के हर आदमी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, उसको भोजन की उपलब्धता हो, हर किसी को उपलब्धता हो इतनी कि वो सस्टेन कर सके, वो जिंदा रह सके और उसको न्यूट्रिशन भी मिले, इतना खाना मिले, ऐसा खाना मिले जिसमें न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू हो कुछ। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसी चीज़ पे ध्यान देता है कि दुनिया में अगर इस तरह के कहीं हालात बनते हैं कि भुखमरी है या कुछ है तो ये किस तरीके से उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो ये संस्था जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएन के अंडर 1961 में आई थी। ये याद रखिएगा 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में आया था और ये किसके अंडर है, यूएन के अंडर है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, वो है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक टारगेट तय किया है, एक लक्ष्य तय किया है कि पूरी दुनिया को भुखमरी से मुक्त कर देना है। किस साल तक, 2030 तक। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किस साल को या किस वर्ष को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है जब उसे पूरी दुनिया से भुखमरी या भूख को पूरी तरह से हटा देने का लक्ष्य रखा है। तो वो ईयर है 2030, ये आप याद रखिएगा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये यूएन का पार्ट है और इसमें अलग अलग देश इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज भी हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। और जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो सिर्फ भूख को लेकर के, भुखमरी को लेकर के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में इस्तेमाल नहीं होते। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या करता है कि कहीं पे अगर भुखमरी की वजह से या भूख की वजह से, न्यूट्रिशनल वैल्यू की कम होने की वजह से बॉडी में अगर किसी तरह की बीमारी से कोई सेक्शन ऐसा है पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा वर्ग है जो कि इससे जूझ रहा है, बीमारियों से जो कि इसकी वजह से होती है कि आपको खाने को ठीक से नहीं मिला, तो उन बीमारियों के केस में भी उस ग्रुप को, उस कंट्री को हेल्प करने का काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा और ये जरूर याद रखिएगा कंप्लीट हंगर इरेडिकेशन का टारगेट कब तक का सेट किया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा और ये भी मिलेगा कि कब तक का रखा है इरेडिकेशन टारगेट। ठीक है, तो ये हो गया। अब आखिरी टॉपिक देखते हैं, क्रिस्पर-Cas9। Cas9 क्या होता है?
सेस 9 को पहले देखते हैं। सेस 9 एक प्रोटीन होता है, इम्यून सिस्टम का प्रोटीन होता है। किसका? जो वायरस होता है, बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर ये प्रोटीन होता है। ये उसके इम्यून सिस्टम का प्रोटीन है ये सेस। अब ये सिंस प्रोटीन है तो प्रोटीन जनरेशन किससे गवर्न होता है? हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं, जितने भी एंजाइम हैं, जो कुछ भी बनते हैं, वो किसी ना किसी जीन से इफेक्टेड होते हैं। कोई ना कोई जीन ऐसी होती है जिससे कि ये प्रोटीन्स बनते हैं। जीन बनाती नहीं है, जीन क्या करती है? इंफॉर्मेशन रखती है कि हाउ दिस प्रोटीन विल बी क्रिएटेड। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड का संश्लेषण होने पर प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड से संश्लेषण होने पे किस तरह का प्रोटीन बनेगा, क्या उसकी श्रृंखला होगी, कैसे उसकी आकृति होगी, क्या रचना होगी, वो चीज कैसे डिसाइड होती है? इसी जीन से डिसाइड होती है। जीन में ये इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, मतलब जीन आप ये समझ लो कि गाइडलाइंस होती हैं कि हाउ टू पुट द थिंग्स। ठीक है, किस तरीके से चीजों को लगाना है कि वो एक स्ट्रक्चर बन जाए, किसका? प्रोटीन का। ठीक है, तो सेस 9 ये इम्यून सिस्टम का प्रोटीन होता है। किसका? बैक्टीरिया के अंदर। अब ये क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर के साथ सेस 9 को जोड़ने का मतलब ये है, क्रिस्पर सेस 9 एक टूल हो गया। अब सेस 9 तो प्रोटीन हो गया, लेकिन क्रिस्पर सेस 9 क्या है? एक ऐसा टूल है जो कि इस सेस 9 को, यानी इस इम्यून सिस्टम प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, जीन क्या है कि एक पूरी श्रृंखला है, मान लीजिए पूरी की पूरी श्रृंखला है, वो उस पर डीएनए की पूरी श्रृंखला है। अब उस डीएनए की श्रृंखला पे ऊपर जो है प्रोटीन्स का निर्माण होता है, उस पर इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब होता क्या है कि क्रिस्पर सेस 9 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, जीन को ना आप काट दोगे, तोड़ दोगे। जीन से ही क्या होता है, किसी चीज के गुण बनते हैं, किसी भी प्राणी के गुण बनते हैं, किसी भी सेल के गुण, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके क्वालिटीज उसी जीन से डिसाइड होते हैं। जैसे मैं काला दिखूंगा, गोरा दिखूंगा, लंबा रहूंगा या इतना ही रहूंगा, छोटा रहूंगा। ठीक है, या मेरे अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे आने वाले समय में या नहीं होंगे जो कि मर्दों में होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन ही डिसाइड करता है। तो क्रिस्पर सेस 9 से हम कर क्या रहे हैं कि इस जीन में, जो कि इस प्रोटीन में, जो कि इसका इम्यून सिस्टम है, वायरस का, बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, उसके जीन को तोड़ना है हमें, हमें बर्बाद करना है उसे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे बर्बाद करने में सफल हो गए, ये कोविड-19 का जीन है, ये जो आपका कोरोना वायरस है उसके प्रोटीन का जीन की बात हो रही है। तो अगर हम इसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकें, कोई ऐसी वैक्सीन बना सकें जिस, या फिर कोई ऐसा टेक्निक यूज कर सकें कि इस वायरस की जो जीन की जो स्ट्रैंड है, पूरी डीएनए स्ट्रैंड है, उसको काट करके उसको रोक सकें, उसको कमजोर बना सकें, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो यही कोशिश चल रही है क्रिस्पर सेस 9 के थ्रू। तो होगा क्या कि इस, एक तरीके से आप इसे एटॉमिक सीजर समझो, जीन की सीजर कैंची समझो इसे, जीन काटने की। तो ये क्रिस्पर सेस 9 क्या करेगी, आपके जीन को काटेगी, वायरस के जीन को। ठीक है, काटने के बाद क्या होता है, कोई भी जीन जो होती है ना, वो अपने आप को रिपेयर करती है। अगर आप काट भी दोगे ना कहीं से, तो दोबारा रिपेयर करके वापस वैसे ही बन जाएगी। लेकिन इस सीजर का मतलब यही होता है कि काटो और काट करके इसकी ऑटो रिपेयर प्रोसेस को रोक दो। जब वो अपने आप को रिपेयर कर रही होगी, उसकी रिपेयरेशन को रोक दो। तो जब उसको रोक दोगे तो वो खुद कमजोर हो जाएगा, उससे जो भी नई इंफॉर्मेशन बनेगी, जो नए वायरस बनेंगे, जो नए बैक्टीरिया पैदा होंगे, वो भी उतनी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए वो नहीं रख पाएंगे। जब नहीं रख पाएंगे तो वायरस की जो सीरीज है ये पूरी कमजोर हो जाएगी, जो बैक्टीरिया की सीरीज है जो नई बनेगी वो कमजोर होगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसलिए ये क्रिस्पर सेस 9 का यूज किया जाता है। ये साइंस एंड टेक के अंडर एक टॉपिक है, जीन एडिटिंग टूल है क्रिस्पर सेस 9। और सेस 9 क्या है, अगर हम सिर्फ सेस 9 की बात करें तो ये एक इम्यूनिटी प्रोटीन है फॉर बैक्टीरियाज। ठीक है, तो क्रिस्पर सेस 9 टोटल अगर पढ़ते हैं तो ये सीजर हो जाती है जीन की, जीन को काटने वाली सीजर, और सेस 9 अकेले में प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के सारे टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट हैं। साइंस और टेक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले, तीसरे और चौथे टॉपिक, पहला और तीसरा टॉपिक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपका साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर सकते हो, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट सम क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। जरूर मिलेगा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता कि इसमें से ना आए, कुछ आएगा ही आएगा। तो ठीक है, कल मैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। अगर कल कुछ ऐसी न्यूज़ हुई तो, जैसे कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था बिकॉज मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, इसलिए मैंने आज डाला, क्योंकि आज मुझे कुछ आइटम्स दिख गए जो कि अच्छे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।